दिल्ली शहर में रहने वाली एक मुस्लिम विधवा ने एक बार तीर्थयात्रा पर मक्का जाने का फैसला किया। उसने अपना सारा कीमती सामान बेच दिया और बदले में उसे सोने के सिक्के मिले। फिर उसने उन सभी सिक्कों को एक थैले में रख लिया और उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। जाने से पहले वह शहर काजी के पास गई और उसे अपना बैग सौंपते हुए कहा, काजी, मैं तीर्थयात्रा पर मक्का जा रही हूँ। जब वापस आऊंगी तो अपना बैग आपसे ले लूंगी। हालांकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो लौट आओ और वहीं मर जाओ। कृपया मेरा धन जरूरतमंदों और गरीबों में बांट दो। कई सप्ताह बीत गए, फिर भी विधवा का कोई चिन्ह नहीं मिला। काजी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उसने बैग में एक छोटा सा छेद कर दिया। उसने छेद से देखा तो उसमें सोने के सिक्के पड़े हुए थे। काजी को इतना लालच आया कि उसने सारे सिक्के निकालकर थैले में पत्थर भर दिए। फिर उसने छेद को सावधानी पूर्वक साफ किया और उसे वापस रख दिया। कुछ सप्ताह बाद विधवा तीर्थयात्रा से लौट आई। काजी ने उसका थैला लौटा दिया। उसने खुशी से अपना बैग उठाया और काजी को धन्यवाद दिया, लेकिन घर पर जब उसने सील हटाई तो वह हैरान रह गई। थैला सोने के सिक्कों की जगह पत्थरों से भरा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह वापस काजी के पास गई। वह रोने लगी और बोली, हे श्रीमान, आपने मेरे थैले से जो सोने के सिक्के निकाले हैं, उनमें से आधे तो मुझे वापस दे दीजिए। लेकिन काजी ने थैले में सोने के सिक्के होने की जानकारी होने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उसने जिद की तो उसने उसे डांटना शुरू कर दिया और जेल में डालने की धमकी दी। असहाय विधवा न्याय के लिए सम्राट के दरबार में गई। बादशाह ने काजी को बुलवाया और पूछताछ कराई। काजी ने कहा, मैंने उसे बैग सीलबंद हालत में वैसा ही लौटा दिया जैसा उसने दिया था। यह है। बादशाह ने विधवा से पूछा, मुझे बताओ, क्या यह सच है कि तुम्हें हमारा बैग उसी सीलबंद हालत में मिला था? विधवा ने कहा, हाँ सचमुच महाराज। थैला तो सील था, परंतु अंदर पत्थर थे। मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं? अब बादशाह को समझ आ गया कि मामले में कुछ गड़बड़ है। उसने बैग मांगा। उन्होंने इसकी सावधानी पूर्वक जांच की। फिर उसने विधवा से 10 दिन बाद फिर आने को कहा। तब सम्राट ने एक चतुर योजना सोची। उसने चुपके से अपने बेड़कवर का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। सुबह जब नौकरों ने बेड़कवर में कटाव देखा, वे काफी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शहर के मशहूर डानर को बुलाया और बिस्तर का कवर रफू कर दिया। रात में सम्राट ने देखा कि बिस्तर का कवर सावधानी से काला कर दिया गया था। यह किसी विशेषज्ञ का काम रहा होगा। यह इतनी कलात्मक ढंग से किया गया था कि यह जानना असंभव था कि बेड़कवर कहाँ से काटा गया है। बादशाह ने तुरंत अपने नौकर को बुलाया और पूछा, सुबह बिस्तर के कवर में एक छेद था, अब वह कहाँ गायब हो गया? नौकर डर गया। उसने बादशाह को सच्चाई बता दी। सम्राट ने डार्नर को बुलाया। जब डार्नर आया तो सम्राट ने उससे पूछा, मुझे बताओ, क्या तुमने कुछ दिन पहले एक छोटा सा थैला काला कर दिया था? धूर्त ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, काजी मेरे पास पैसों का एक थैला लेने आया था। थैला छोटे छोटे पत्थरों से भरा था और उसमें एक छेद था। बादशाह ने तुरंत विधवा और काजी को बुलाया। काजी उस राक्षस को देखकर घबरा गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और विधवा को सभी सोने के सिक्के लौटा दिए। बादशाह ने काजी को उसके पद से हटा दिया और उसे 10 कोड़े मारने की सजा देने का आदेश दिया। 75 प्रतिशोध। एक बार बादशाह के दरबार के काजी, जो बीरबल की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे, ने उनसे छुटकारा पाने का फैसला किया। वह पास के एक शहर में गया
और वहां उसने एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में भेष बदलने की कला सीखी। कुछ समय बाद वह इतना लोकप्रिय हो गया कि बादशाह अकबर ने भी उसे दरबार में बुलाया। वह नकलची के वेश में दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं शेर का अभिनय बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन यथार्थवादी प्रभाव के लिए मुझे एक आदमी की आवश्यकता होगी जिस पर मैं हमला करूंगा। हालांकि यदि वह मेरे शेर जैसे क्रूर कृत्य में मनुष्य अपनी जान गंवा देता है, मुझे माफ कर दिया जाना चाहिए और आजाद कर दिया जाना चाहिए। बादशाह ने उसकी शर्त मान ली, लेकिन बीरबल को संदेह हो गया। उसने सत्य का पता लगाने के लिए नए आए नकलची के पीछे अपने जासूस भेजे। जासूसों ने बीरबल को सूचित किया कि नकल संदिग्ध चरित्र की है। अगले दिन दरबार दरबारियों और मेहमानों से भरा हुआ था। अचानक शेर के भेष में नकलची भयंकर दहाड़ता हुआ दाखिल हुआ। मिमिक ने एक खूंखार शेर का अभिनय इतनी खूबसूरती से पेश किया था कि कुछ दरबारी तो लगभग डरकर मर ही गए थे। कुछ देर तक नकलची दरबार परिसर में इधर उधर घूमता रहा और फिर अचानक वह बीरबल पर झपट पड़ा। बीरबल ने डरने का नाटक किया और जोर से चिल्लाया। हालांकि नकलची ने अपने कृत्रिम पंजों से बीरबल के शरीर पर हिंसक तरीके से वार करना शुरू कर दिया। बीरबल के कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन चूंकि बीरबल ने अपने पूरे शरीर पर लोहे का कवच पहन रखा था, इसलिए नकलची उन्हें घायल नहीं कर सका। मिमिक के अद्भुत प्रदर्शन से सम्राट प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें दरबार में मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में नकलची के प्रदर्शन का बेहतर अनुभव था? बताओ, मैं उसे क्या इनाम दूं? महामहिम, उनका शो अद्वितीय था, इसलिए ऐसी विशिष्ट कला के लिए कोई भी पुरस्कार पर्याप्त नहीं होगा। फिर भी यदि नकलची सती का अभिनय करता है और उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन्हें अदालत में एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त किया जाए। काजी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, सती का भेष धारण करना बहुत आसान है। फिर सती के मंत्री बनने के बाद बीरबल की हैसियत को कम आंकना बहुत आसान हो जाएगा। अगले दिन नकलची सती का भेष बनाकर अपने मृत पति के साथ सोने की चिता में प्रवेश करने वाली थी। लंबे खुले बाल, सिर झुकाने को तैयार सती, गले में गेंदे की माला डाले धीरे धीरे चलते हुए वह बिल्कुल सती जैसा लग रहा था। वहां मौजूद सभी लोग काफी दबे हुए थे और बिल्कुल सही भेष में दिख रहे थे। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, जब तक नकलची वास्तव में जलती हुई चिता पर नहीं बैठता तब तक यह कार्य अधूरा और अवास्तविक है। देखिए, मैंने पहले से ही पास में एक चिता की व्यवस्था कर दी है। काजी यह जानकर डर गया कि उसके लिए चिता तैयार की गई है, परंतु अब यदि वह पीछे हट गया तो बादशाह उसे कठोर दंड देगा। उसने मन ही मन सोचा कि शर्मनाक तरीके से जीने से बेहतर है कि सम्मान के साथ मौत का सामना किया जाए। वह चिता पर चढ़ गया और जलकर मर गया। बादशाह बीरबल पर बहुत क्रोधित हुए और बोले, बीरबल, तुमने यह क्या किया? तब बीरबल ने बादशाह को नकलची की असलियत बताई और कहा, महाराज, अपने भेष को यथार्थवादी स्पर्श देने के लिए यदि उसने मुझे मार डाला होता तो क्या आप प्रसन्न होते? बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 14 जानवरों के बिना एक जंगल। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी दरबार में काम का अधिक दबाव होता तो वह सेवानिवृत्त हो जाते और राजधानी से बाहर जंगल में कुछ समय बिताने, जानवरों का पीछा करने और उनका शिकार करने के लिए चले जाते। सैकड़ों आदमी ढोल बजाते हुए जंगल के एक हिस्से को घेर लेते थे और जानवरों को सम्राट की ओर ले जाते थे। अकबर अपने हाथी की पीठ पर सुरक्षित बैठकर उनका शिकार करता था।
वह अपने भाले या धनुष बाण से जानवरों पर गोली चलाता था। अकबर एक ही दिन में कई जानवरों को मार डालता था। जब बाकी लोग बादशाह की निशानेबाजी की प्रशंसा करते तो बीरबल चुप रहते। उसे सम्राट का बिना सोचे समझे जानवरों को मारना पसंद नहीं था। उन्हें उन जानवरों पर दया आती थी जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और इंसान हमेशा ऐसे असहाय जानवरों को मारने में आनंद लेते थे। बीरबल को अकबर के साथ शिकार पर जाना पसंद नहीं था, लेकिन अकबर हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि बीरबल भी उनके साथ शिकार के लिए चलें। एक दिन अकबर अपने हाथी पर सवार होकर जंगल में जा रहे थे। बीरबल दूसरे हाथी पर सवार थे। अकबर हमेशा की तरह शिकार कर रहे थे और उन्होंने बीरबल को भी साथ आने का आदेश दिया था। इस बार बीरबल को एक युक्ति सूझी। अचानक अकबर ने देखा कि बीरबल अपने हाथी से उतर गया है। बीरबल कहाँ है? अकबर ने अपने अंगरक्षक से पूछा। अंगरक्षक ने अपनी उंगली एक पेड़ की ओर इंगित की। वह वहां एक पेड़ के नीचे खड़ा है, महाराज, अंगरक्षक ने कहा। वह पेड़ पर क्या देख रहा है? अकबर से पूछा। ऐसा लगता है कि वह पक्षियों को देख रहा है। बीरबल, इधर आओ, अकबर ने कहा। जब बीरबल आए तो बादशाह ने उनसे पूछा, तुम पेड़ पर क्या देख रहे थे? पक्षियों को, महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया। मैं पक्षियों की आवाज सुन रहा था। अकबर हंसने लगा। उसने पूछा, अच्छा, पक्षियों ने क्या कहा? आप? बीरबल ने कहा, वे मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। आपके कहने का मतलब यह है कि वे कोई बहुत दिलचस्प बात कर रहे थे। बिल्कुल महाराज, बीरबल ने कहा। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे थे? अकबर से पूछा। बीरबल ने कहा, दोनों पक्षियों में से एक का बेटा है और दूसरे का बेटी है। नर पक्षी का पिता मादा पक्षी के पिता से दहेज के रूप में जंगल की मांग कर रहा था। एक जंगल? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। पक्षी भी दहेज मांगते हैं और वह भी जंगल? कभी नहीं सुना। अकबर और बाकी सभी लोग हंसने लगे। अकबर ने पूछा, तो क्या दूसरा पक्षी जंगल देने को तैयार हो गया? हाँ, लेकिन नर पक्षी के पिता ने मना कर दिया, बीरबल ने उत्तर दिया। नर पक्षी के पिता ने उस जंगल को लेने से इनकार क्यों कर दिया जिसे मादा पक्षी के पिता दहेज के रूप में देने के लिए सहमत हुए थे? क्योंकि नर पक्षी का पिता सभी प्रकार के जानवरों से रहित जंगल की मांग कर रहा था। जानवरों के बिना जंगल कैसे हो सकता है? अकबर से पूछा। यह एक असामान्य मांग। कम से कम मुझे ऐसे किसी जंगल की जानकारी नहीं है जो बिना हो जानवर। लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि मादा पक्षी का पिता भी इसके लिए सहमत हो गया, बीरबल ने कहा। लेकिन उसे ऐसा जंगल कहाँ मिलेगा? अकबर से पूछा। बीरबल ने कहा, यह जंगल। तुम्हारा मतलब है यह जंगल? अकबर से पूछा। लेकिन यह सभी प्रकार के जानवरों से भरा हुआ है। प्रकार? हाँ महाराज, बीरबल ने कहा। यह जंगल जानवरों से भरा है, लेकिन मादा पक्षी के पिता ने कहा कि बहुत जल्द यह जंगल सभी जानवरों से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, यह सम्राट की जानवरों की निर्दयतापूर्वक हत्या के परिणामस्वरूप होगा। जल्द ही एक दिन आएगा जब इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। अकबर के हाथी के आसपास जमा हुए अन्य लोग हंसने लगे। हालांकि सम्राट गंभीर हो गए। अकबर ने कहा, अब मैं समझ गया कि बीरबल तुम क्या कहना चाहते हो। आप मुझे जानवरों को मारना बंद करने के लिए नहीं कह सकते थे, और इसलिए आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यह तरीका अपनाया। बीरबल चुप हो गए। अकबर के दरबारी और अन्य लोग भी चुप हो गए।
उन्होंने सोचा कि बीरबल को शिकार बंद करने का सुझाव देने के कारण बादशाह निश्चित ही उससे बहुत नाखुश हो जाएंगे। लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत सम्राट मुस्कुराए और बोले, चलो घर वापस चलते हैं। मुझे अब शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं बेकार जानवरों को मार रहा था। इनको जानवरों को अब जंगल में खुशी से रहने दो। बादशाह को यह जानकर खुशी हुई कि उनके दरबारी बीरबल के मन में जानवरों के प्रति भी प्रेम और दया है। 3. जब लोग एक जैसे सोचते थे। अदालत में कार्यवाही जोरों पर थी। दरबारी एक ऐसे विषय पर चर्चा करने में व्यस्त थे जो प्रशासन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। वे एक-एक कर इस मामले पर अपनी राय रख रहे थे। सम्राट ने देखा कि सबकी अपनी अपनी राय है। सम्राट को अब आश्चर्य होने लगा कि लोग एक जैसा क्यों नहीं सोच सकते। लोग हमेशा अलग तरह से क्यों सोचते हैं? बीरबल अकबर ने बीरबल से पूछा। ऐसा हमेशा नहीं होता, महाराज, बीरबल ने कहा। सामान्य चिंता के कुछ मुद्दे भी होते हैं जब लोग अधिकतर एक जैसा सोचते हैं। उसी शाम जब बादशाह बगीचे में टहल रहे थे तो उन्होंने फिर से मुद्दा खोला और बीरबल से चर्चा करने लगे। उस पेड़ के पास एक कुआं है। बीरबल ने बगीचे में एक कुएं की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा। मैं यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि जब कोई मुद्दा सभी लोगों के लिए समान होता है तो वे एक जैसा सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर लोग एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। अकबर कुछ सेकंड तक कुएं की ओर देखते रहे और फिर बोले, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी बात साबित करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाओगे। मैं करूंगा, बीरबल ने कहा। कृपया एक शाही घोषणा करने की व्यवस्था करें कि इस शहर के सभी गृहस्थ अमावस्या के दिन एक बर्तन में दूध लेकर इस बगीचे में आएं और इसे कुएं में डालें। यह एक बड़ा शहर है और अगर हर गृहस्वामी दूध डालता है, सूखे कुएं में एक मटका दूध डालें, यह जल्द ही दूध से भर जाएगा। सम्राट इस विचार पर प्रसन्न हुआ और हंसने लगा। फिर उन्होंने बीरबल की सलाह के अनुसार एक आदेश पारित किया। पूरे शहर में शाही घोषणा करवा दी गई कि प्रत्येक गृहस्थ को उस दिन सम्राट के बगीचे में दूध का एक बर्तन ले जाना चाहिए। हाँ, महाराज। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के हाथ से नस लेता है तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। सभी लोग बीरबल की बात से सहमत थे। 44 लोग आंखों के बिना हैं। बीरबल, मुझे बताओ, क्या दुनिया आंखों वाले लोगों से भरी है या बिना आंखों वाले लोगों से? बादशाह ने बीरबल से पूछा। सम्राट की राय में दुनिया ऐसे लोगों से भरी थी जो सक्षम थे। देखिए, क्योंकि जब भी कोई नहीं चाहता था कि लोग कुछ जाने तो लोग निश्चित रूप से उसके बारे में जान लेते थे। लेकिन बीरबल बादशाह के विचारों से सहमत नहीं थे। उसे ऐसा महसूस हुआ दुनिया बिना आंखों वाले लोगों से भरी थी। तब बादशाह ने बीरबल से अपनी बात साबित करने को कहा। तब बीरबल कपड़े का एक टुकड़ा लाया और उसके सिर के चारों ओर लपेट दिया। यह क्या है? उसने सड़क पर कई लोगों से पूछा। यह एक पगड़ी है, उन्होंने उत्तर दिया। बीरबल ने कपड़े का टुकड़ा अपने सिर से उतारकर चारों ओर रख लिया। उसका गला। यह क्या है? उसने सड़क पर लोगों से पूछा। वह एक मफलर है, कई राहगीरों से उत्तर आया। बीरबल ने फिर उसी कपड़े का टुकड़ा अपने शरीर पर लपेटा और पूछा, यह क्या है? वह एक धोती है, लोगों ने उत्तर दिया। फिर बीरबल ने बादशाह की ओर मुखातिब होते हुए कहा, देखिए महाराज, ये लोग आंखों वाले होते हैं फिर भी असली चीज नहीं देख पाते। यह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा है, लेकिन क्योंकि इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जाता है, इसलिए लोग इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। और सोचो कि ये नाम अलग अलग चीजें हैं।
तो बीरबल ने आगे कहा, दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो वास्तविकता से अवगत नहीं हैं, और मैं ऐसे लोगों को अंधा कहता हूँ। यही कारण है कि मेरी राय है कि दुनिया बिना आंखों वाले लोगों से भरी हुई है। 45। क्रोधित व्यापारी। राजधानी में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत छोटे थे, जो भी बोलते थे उसे स्वभाव बना लेते थे। द्वारा संयमित। सच हो, एक दिन व्यापारी दोपहर का भोजन कर रहा था और पहले कौर में ही उसे अपने भोजन में बाल का पता चला। वह क्रोधित हो गया और अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, देखो, अगर दोबारा मेरे खाने में एक भी बाल मिला तो मैं तुम्हारा सिर मुंडवा दूंगा। सावधान। यह सुनकर पत्नी सचमुच घबरा गई। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि भोजन में कोई बाल न मिले। और फिर भी एक दिन व्यापारी को अपने भोजन में एक और बाल मिला। उसने अपने नौकर से नाई लाने को कहा। नौकर नाई को बुलाने गया। 0608 शाम के 5:02। सुनील कुशवाहा 731839। सागर की शादी। एक बार किसी अज्ञात कारण से बादशाह बीरबल से नाराज हो गए। उन्होंने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। बीरबल ने किसी को भी अपने ठिकाने के बारे में बताए बिना राज्य छोड़ दिया। कुछ ही समय पहले सम्राट अकबर को बीरबल की उपस्थिति याद आने लगी थी और वे अक्सर उन्हें याद करते थे। वह बीरबल को अपने दरबार में वापस लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीरबल की खोज के लिए कई लोगों को तैनात किया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें उसका ठिकाना नहीं मिल सका। अंततः सम्राट के मन में एक विचार आया। उसने अपने सभी पड़ोसी राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा। निमंत्रण पत्र में संदेश लिखा था, यह हमारे राज्य के सागर का विवाह समारोह है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य की सभी नदियों को प्रवाहित करते हुए इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए भेजें। सभी राजा इस विचित्र निमंत्रण से हैरान थे। हालांकि सम्राट अकबर उनके सम्राट थे और इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना उनके लिए अनिवार्य था। लेकिन निमंत्रण का उत्तर केवल एक राजा की ओर से आया। उन्होंने लिखा था, हमारी भूमि की नदियां आपके यहां आने को इच्छुक हैं, लेकिन आपके राज्य के सभी कुएं उनके स्वागत के लिए राजधानी के प्रवेश द्वार पर मौजूद रहेंगे। इस चतुर उत्तर से बादशाह को तुरंत पता चल गया कि बीरबल उस राजा के दरबार में होगा। उसने तुरंत अपना विशेष दूत उस राजा के पास भेजा। आशा के अनुरूप बीरबल वहां उपस्थित थे। बादशाह ने अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल को दिल्ली वापस आकर फिर से अपने दरबार में शामिल होने के लिए कहा। 40। चीनी हीरा। अकबर के राज्य में रहने वाला एक जौहरी हीरे काटने और चमकाने में बहुत अच्छा था, लेकिन अधिक उम्र के कारण वह ज्यादा काम नहीं कर सके। एक दिन वह बीरबल के पास आया और उससे मदद मांगी। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर उसे एक चीनी का क्रिस्टल देते हुए कहा, इस चीनी के क्रिस्टल को इस तरह से काटो कि यह बिल्कुल असली हीरे जैसा दिखे। अगर तुम इसे पूरी तरह से करोगे तो मैं देखूंगा कि तुम बहुत सारा पैसा कमाते हो। कुछ दिनों के बाद जौहरी बीरबल के पास वापस आया और उसे चीनी का क्रिस्टल दिखाया। चीनी क्रिस्टल को शानदार ढंग से काटा और पॉलिश किया गया था और यह असली हीरे जैसा दिखता था। बीरबल जौहरी की कारीगरी से बहुत खुश हुए और बोले, तुमने अच्छा काम किया है। मेरे साथ बादशाह के दरबार में चलो। बीरबल बादशाह के पास गए और उन्हें चीनी का हीरा दिखाते हुए कहा, यह आदमी हीरे का यह उत्कृष्ट टुकड़ा लाया है। महाराज के अलावा इसकी कारीगरी की सराहना और इसका मूल्य कौन तय कर सकता है। 28। मोची का न्याय। एक दिन बीरबल ने सम्राट अकबर से अनुरोध किया,
यदि मैं कभी भी अपराध करता हूं तो मुझे सजा तय करने के लिए न्यायाधीशों को चुनना होगा। यह मेरा विनम्र अपराध है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। बादशाह सहमत हो गए और बीरबल वास्तव में बहुत खुश हुए। एक दिन संयोगवश बीरबल से एक गंभीर गलती हो गई। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उसे उसकी गलती के बारे में बताया। उन्होंने बीरबल से सजा भुगतने के लिए भी कहा। बीरबल ने बादशाह से अपनी पसंद के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अनुरोध किया। सम्राट सहमत हो गए और उनसे अपने न्यायाधीश स्वयं चुनने को कहा। बीरबल ने 5 मोचियों को मुकदमे में जज नियुक्त किया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, ये मोची क्या न्याय कर सकते हैं? आपको इसके बजाय कुछ शिक्षित व्यक्तियों को चुनना चाहिए था। बीरबल का मुकदमा सुनने के लिए नियुक्त किया गया। 5 मोचियों की पसंद पौरबल ने उन्हें अपनी गलती बताई और उनसे अपना निर्णय देने को कहा। अचानक मोचियों को याद आया कि कुछ साल पहले बीरबल ने उन्हें बहुत परेशान किया था। इसलिए वे निर्णय लेते हैं, बीरबल बदला लेते हैं। पहले मोची ने कहा, महाराज, बीरबल ने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसे 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरे मोची ने कहा, यह तो बहुत बड़ी सजा है। उसने सोचा कि रकम इतनी भारी है कि इसका बीरबल की पत्नी और बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उन्हें बहुत कष्ट होगा। अतः उन्होंने जुर्माने की रकम 20 रुपए कम कर दी। तीसरे मोची को भी 80 रुपए का जुर्माना बहुत ज्यादा लगा, इसलिए उसने इसमें 60 रुपए कम कर दिए। चौथे मोची को यह रकम भी बहुत बड़ी लगी। पांचवा भी अपने साथियों से सहमत था। अंततः कुछ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बीरबल को केवल 20 रुपए का जुर्माना देना होगा। बादशाह को तुरंत एहसास हुआ कि बीरबल इतना चतुर था कि उसने मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और इस तरह बड़ी सजा से बचने में कामयाब रहा। मोची चले गए। सम्राट ने 20 रुपए की रकम को कुछ नहीं समझा, लेकिन गरीब मोचियों के लिए यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी रकम थी। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। उनके लिए 10 रुपए भी बचाना संभव है। उन्हें गरीबी से जूझ रहे मोचियों पर दया आ गई और साथ ही बीरबल की बुद्धिमता देखकर भी वे प्रसन्न हुए। ले ली अपना हाथ और पैदल ही घोड़े को आगे बढ़ाने लगा। जब वे दिल्ली पहुंचे तो राजा ने लंगड़े आदमी से कहा, हम दिल्ली पहुंच गए हैं। अब कृपया घोड़े से उतरें और जहां चाहें वहां जाएं। लंगड़े आदमी ने बड़े आश्चर्य से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक दुष्ट व्यक्ति लगते हो। मैंने तुम्हें दिल्ली तक मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया था और अब तुम मुझे अपने घोड़े से उतरने के लिए कह रहे हो? राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसे चुप देखकर लंगड़ा आदमी फिर चिल्लाया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी विकलांगता का फायदा उठाकर मेरा घोड़ा छीन लेना चाहते हो। राजा ने एक बार फिर उससे घोड़े से उतरकर चले जाने का अनुरोध किया, लेकिन इसके बजाय लंगड़ा आदमी फिर से उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दोनों ने घोड़े के स्वामित्व का दावा किया। अंततः वे न्याय के लिए सम्राट के दरबार में गए। बादशाह ने बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी और एक सेवक से घोड़े को शाही अस्तबल में बांधने के लिए कहा। फिर उसने लंगड़े आदमी और किसान को अगले दिन मिलने के लिए कहा। अगली सुबह जब वे पहुंचे, बीरबल उन्हें अस्तबल में ले गए। एक पंक्ति में कई घोड़े थे। बीरबल ने सबसे पहले लंगड़े आदमी से अपने घोड़े की पहचान करने को कहा, लेकिन लंगड़ा आदमी घोड़े को पहचानने में असफल रहा और अस्तबल से बाहर चला गया। तब बीरबल ने किसान के भेष में राजा से अपने घोड़े की पहचान करने को कहा।
राजा ने तुरंत अपने घोड़े को पहचान लिया। घोड़ा भी अपने मालिक को देखकर हिनहिनाने लगा। उसने राजा को घोड़ा वापस दे दिया और लंगड़े आदमी को धोखा देने के लिए दंडित किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर वेशधारी राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने अपनी असली पहचान बताई और बादशाह अकबर से कहा कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने आया है। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में उनकी बुद्धिमत्ता और दिमाग की उपस्थिति से प्रभावित